नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच चल रहे उस टकराव की गहराई में उतरने वाले हैं जो अब सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया है। ये एक ऐसा संघर्ष है जिसके मोर्चे आप समझिए आसमान से लेकर साइबर स्पेस तक और दुनिया की अर्थव्यवस्था की नसों तक फैले हुए हैं। देखिए, ये सिर्फ कहने के लिए कोई भारी भरकम लाइन नहीं है। ये इस बात की सच्चाई है कि इस संघर्ष ने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसा मोड़ ला दिया है जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। पुराने सारे नियम टूट चुके हैं और अब एक नई अनिश्चित हकीकत हमारे सामने है। तो इस पूरे संघर्ष को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कि कैसे दशकों से चला आ रहा छुपा हुआ युद्ध अब आमने सामने की लड़ाई बन गया है। फिर आसमान में टेक्नोलॉजी की कौन सी जंग चल रही है। तीसरा, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर हो रहा है। चौथा, वो अदृश्य लड़ाई जो साइबर दुनिया में लड़ी जा रही है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि इस युद्ध का अंत कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव के साथ। दशकों से ये जो लड़ाई थी ना, वो पर्दे के पीछे से मतलब प्रॉक्सी के जरिए, खुफिया ऑपरेशनों के जरिए लड़ी जा रही थी। लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है। अब जंग खुले मैदान में है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये बहुत ही अहम है, क्योंकि ये इस टकराव में एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत का सिग्नल है। अब ये प्रॉक्सी की नहीं बल्कि दो देशों की सेनाओं के बीच सीधी टक्कर है, जहां हर एक एक्शन का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं पहले बड़े मोर्चे की, आसमान की। यहाँ एक जबरदस्त तकनीकी और रणनीतिक जंग चल रही है और इसमें दो बिल्कुल अलग मिलिट्री फिलॉसफीज आमने सामने हैं। ईरान की जो रणनीति है वो काफी सोची समझी और 3 लेयर्स वाली है। इसे टाइडल वेव या ज्वार की लहर भी कहते हैं। इसका मकसद दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से कंफ्यूज करके नाकाम कर देना है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले वो धीमी रफ्तार वाले ड्रोन्स भेजते हैं ताकि दुश्मन का एयर डिफेंस उन्हें रोकने में बिजी हो जाए। फिर इसी कंफ्यूजन के बीच तेज रफ्तार क्रूज मिसाइलें आती हैं जो रडार से बचकर नीचे नीचे उड़ती हैं। और जब डिफेंस सिस्टम पूरी तरह उलझ चुका होता है, तब आखिरी और सबसे जोरदार हमला होता है बैलिस्टिक मिसाइलों का, जो आसमान से बिजली की तेजी से गिरती हैं। अब ईरान की इस लहर के जवाब में इजराइल ने अपनी शील्ड वॉल यानी एक ढाल की दीवार खड़ी कर रखी है। ये सिस्टम पूरी तरह से हाई टेक इंटरसेप्टर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसका एक ही लक्ष्य है, हर आने वाले खतरे को, चाहे वो ड्रोन हो, क्रूज मिसाइल हो या बैलिस्टिक मिसाइल, उसे हवा में ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी से तबाह कर देना। तो यहाँ लड़ाई सीधी सीधी क्वांटिटी बनाम क्वालिटी की है। एक तरफ ईरान की रणनीति है जो संख्या बल पर जोर देती है, मतलब इतने ज्यादा हथियार एक साथ दागो कि सामने वाले का सिस्टम ही बैठ जाए। और दूसरी तरफ इजराइल की रणनीति है जो क्वालिटी पर टिकी है, मतलब हर एक खतरे को टेक्नोलॉजी की ताकत से बेअसर करना। ये एक क्लासिक जंग है जो आसमान में लड़ी जा रही है। चलिए अब आसमान से उतरकर जमीन पर आते हैं, मतलब लड़ाई के दूसरे और बेहद अहम मोर्चे यानी इकोनॉमी पर। और इसका सेंटर है हॉर्मूज की खाड़ी, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की आप कह सकते हैं एक लाइफलाइन है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 2 करोड़ बैरल। इतना तेल हर रोज इस छोटे से समुद्री रास्ते से गुजरता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस लाइफलाइन में जरा सी भी रुकावट आई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। और देखिए, इस संकट का सीधा असर भारत पर भी पड़ा है। हमारे लगभग 50% तेल आयात पर खतरा मंडराने लगा। साथ ही दुनिया भर में फर्टिलाइजर यानी उर्वरक के सप्लाई पर भी असर पड़ा है। इसी वजह से भारत को अपनी एनर्जी सप्लाई को बचाने के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू करना पड़ा, जिसके तहत हमारी नौसेना इस इलाके में अपने जहाज़ों को सुरक्षा दे रही है। अब हम बात करते हैं तीसरे मोर्चे की, एक ऐसा मोर्चा जो दिखता नहीं पर उतना ही खतरनाक है, और वो है साइबर वॉरफेयर। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि आज के ज़माने में ज़मीन पर हमला होने से पहले अक्सर साइबर हमला होता है। मतलब एक भी गोली चलने से पहले ही डिजिटल दुनिया में जंग का मैदान तैयार किया जाता है। यही तो है मॉडर्न हाइब्रिड वॉरफेयर, जहां डिजिटल और फिजिकल हमले एक साथ चलते हैं।
डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक इस लड़ाई की आंच भारत के साइबर स्पेस तक भी पहुंच रही है। देश के एनर्जी और पोर्ट जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का खतरा है। हमारी आईटी कंपनियों को उनकी सप्लाई चेन के जरिए निशाना बनाया जा सकता है और आम लोगों तक व्हाट्सएप और मोबाइल के जरिए फिशिंग अटैक पहुंच रहे हैं। तो सवाल है, इसे बचा कैसे जाए? एक्सपर्ट्स एक 3 पिलर डिफेंस स्ट्रक्चर की सलाह देते हैं। पहला पिलर है बचाव की तैयारी, मतलब अटैक से पहले ही अपने सिस्टम को मजबूत रखना। दूसरा है एक्टिव डिफेंस, यानी खतरे को पहचानकर उसे तुरंत रोकना। और तीसरा है रिकवरी, अगर हमला हो भी जाए तो सिस्टम को जल्द से जल्द ठीक करके दोबारा खड़ा करना। और अब हम पहुंचते हैं अपने विश्लेषण के सबसे आखिरी और सबसे उलझे हुए सवाल पर। जहां इतनी अनिश्चितता हो, वहां यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस युद्ध का अंत होगा कैसे। तो चलिए 5 संभावित सिनेरियोज पर एक नजर डालते हैं। एक बात हमें समझनी होगी कि आज के दौर के युद्धों का अंत साफ सुथरा नहीं होता। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई एक पक्ष पूरी तरह से जीत जाए। इसलिए भविष्य किसी एक सीधे रास्ते पर नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ कई संभावनाएं हैं। पहला और सबसे अच्छा सिनेरियो तो ये है कि एक ग्रैंड बार्गेन हो जाए, मतलब दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर आएं और एक ऐसा समझौता करें जो असली मुद्दों को सुलझाए और उस इलाके में एक नया बैलेंस ऑफ पावर बनाए। दूसरा सिनेरियो है स्ट्रैटेजिक फ्रीज का। इसमें होता यह है कि सीधी लड़ाई तो थम जाती है, लेकिन असल समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। ये एक तरह का परमानेंट डेडलॉक है, जहां संघर्ष सालों तक ठंडा पड़ा रह सकता है और कभी भी दोबारा भड़क सकता है। तीसरा सिनेरियो ईरान के अंदर से जुड़ा है, मतलब बाहरी दबाव के चलते वहां की सरकार कमजोर पड़ जाए और जनता विद्रोह कर दे। अगर सेना ने भी जनता का साथ दे दिया तो हो सकता है कि वहां एक नई मॉडरेट सरकार बन जाए जो पूरे रीजन के पॉलिटिक्स को ही बदल दे। चौथा सिनेरियो थोड़ा डरावना है। इसमें ईरानी सरकार तो गिर जाती है, लेकिन उसकी जगह कोई मजबूत सरकार नहीं आ पाती। नतीजा, देश में गृह युद्ध छिड़ जाता है और पूरे इलाके में अस्थिरता फैल जाती है, जिसके झटके शायद सालों तक महसूस किए जाएंगे। और आखिर में पांचवां, एक वाइल्ड कार्ड सिनेरियो, वो ये कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेता है। अगर ऐसा हुआ तो ये एक ऐसी घटना होगी जो इस खेल के सारे नियम ही बदल देगी और मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए एक नए और शायद बहुत ज्यादा खतरनाक रास्ते पर चली जाएगी। तो ये बात फिर से याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़े और स्थायी बदलाव की वजह बन सकती है। यहाँ शायद कोई एक साफ विजेता न हो, लेकिन इस संघर्ष की राख से एक नई दुनिया और पावर के नए समीकरण जरूर पैदा होंगे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हम एक युद्ध का अंत देख रहे हैं या फिर एक बिल्कुल नए और अनिश्चित मिडिल ईस्ट के इतिहास की शुरुआत? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।